धरती के बहुत अंदर, जहां हम जानते हैं उससे भी बहुत नीचे, एक ऐसी जगह है जहां बहुत गर्मी और दबाव होता है। उसे हम मेंटल कहते हैं। यह वह स्थान है जहां पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और यहाँ की स्थितियां किसी भी जीवन के लिए असहनीय होती हैं। यह वो जगह है जहां चट्टानें पिघलकर एक तरल पदार्थ बन जाती हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। यह मैग्मा, जो अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण पिघलता है, पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में बहता है। इस मैग्मा में बहुत तरह के तत्व होते हैं। यह तत्व, जो पृथ्वी की गहराई में पाए जाते हैं, मैग्मा के साथ मिलकर एक जटिल मिश्रण बनाते हैं। इसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन होता है। ये तत्व मैग्मा की संरचना को स्थिर और संतुलित बनाए रखते हैं। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम जैसी धातुएं भी होती हैं, जो मैग्मा को उसकी विशिष्ट धात्विक गुण प्रदान करती हैं। और हमारी कहानी के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सोने के कण भी होते हैं। ये कण, जो मैग्मा में घुले होते हैं, सोने के भविष्य के भंडार का आधार बनते हैं। मैग्मा के अंदर का सोना अभी तक वो चमकदार खजाना नहीं है जिसकी हम कल्पना करते हैं। यह अभी भी एक कच्चे रूप में है, जिसे पहचानना मुश्किल है। यह छोटे छोटे कणों के रूप में मौजूद होता है, जो पिघली हुई चट्टान में फैला हुआ होता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देख पाना असंभव है। मेंटल का अत्यधिक दबाव सोने को अलग होने या केंद्रित होने से रोकता है। यह दबाव सोने के कणों को एक साथ आने से रोकता है, जिससे वे मैग्मा में बिखरे रहते हैं। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग के उग्र आलिंगन में फंसा रहता है, ऊपर की ओर अपनी यात्रा के मौके का इंतजार करता है। यह यात्रा एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जो कई मिलियन वर्षों में पूरी होती है। यह यात्रा उस लंबी प्रक्रिया का पहला चरण है, जो अंततः सोने के भंडार के निर्माण की ओर ले जाती है। इस प्रक्रिया में सोने के कण धीरे धीरे केंद्रित होते हैं और अंततः एक ठोस रूप में बदल जाते हैं, जो हमें सोने के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी के भीतर गहरे बलों द्वारा संचालित मैग्मा सतह की ओर धीमी गति से चढ़ना शुरू कर देता है। यह पृथ्वी की पपड़ी में दरारों और कमजोरियों से ऊपर उठता है। जैसे जैसे मैग्मा ऊपर उठता है, यह ठंडा होता जाता है। सोने के भंडार के निर्माण के लिए यह शीतलन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होता है, विभिन्न खनिज क्रिस्टलीकृत होने लगते हैं। ये खनिज अलग अलग तापमान पर जमते हैं। यह प्रक्रिया कुछ कुछ वैसी ही है जैसे हवा में मौजूद जल वाष्प तापमान के आधार पर बर्फ या बारिश जैसे अलग अलग रूपों में संघनित हो जाता है। यह क्रमिक क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया शेष मैग्मा की संरचना को बदल देती है। जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होता जाता है, यह गर्म खनिज युक्त पानी छोड़ता है। मैग्मा द्वारा गर्म किया गया यह पानी हाइड्रोथर्मल द्रव के रूप में जाना जाता है। हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थ सोने के परिवहन और उसे केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक विलायक की तरह काम करते हैं, जो ठंडे मैग्मा में मौजूद सोने के छोटे छोटे कणों को घोल देते हैं। ये तरल पदार्थ अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं और उच्च दबाव में होते हैं। ये आसपास की चट्टानों में दरारों और दरारों के माध्यम से बहते हैं। जैसे ही वे बहते हैं, वे चट्टानों के साथ बातचीत करते हैं, कुछ खनिजों को घोलते हैं और दूसरों को जमा करते हैं। हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थ और आसपास की चट्टानों के बीच यह जटिल परस्पर क्रिया ही अंततः सोने के भंडार के निर्माण की ओर ले जाती है। कल्पना कीजिए कि ये हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थ घुले हुए सोने से लदे हुए पृथ्वी की पपड़ी में दरारों और दरारों के माध्यम से बह रहे हैं। जैसे जैसे वे यात्रा करते हैं, उन्हें तापमान, दबाव और आसपास की चट्टानों के रासायनिक श्रृंगार में बदलाव का सामना करना पड़ता है। ये परिवर्तन तरल पदार्थों में घुले सोने को अवक्षेपित करने का कारण बन सकते हैं। यह वर्षा अक्सर दरारों और विदरों के भीतर ही होती है। समय के साथ जैसे जैसे अधिक से अधिक सोना तरल पदार्थों से निकलता है, ये दरारें और विदर सोने के भंडार से भर जाते हैं। इन जमाओं को हम सोने की नसें कहते हैं। वे सोने के संकेंद्रित संचय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कभी मैग्मा में बिखरा हुआ था।
भाग 5 सोने का अवक्षेपण, द्रव से ठोस तक। इन नसों के भीतर सोने के अवक्षेपण की प्रक्रिया एक आकर्षक रासायनिक नृत्य है जो प्रकृति की अद्भुत रचनात्मकता को दर्शाता है। हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थों में घुला हुआ सोना शुद्ध धात्विक अवस्था में नहीं होता है। यह विभिन्न खनिजों और तत्वों के साथ मिश्रित होता है। यह आयनों के रूप में मौजूद होता है जो परमाणु होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त किया है या खो दिया है। ये आयन तरल पदार्थ में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। जैसे ही तरल पदार्थ चट्टानों से होकर गुजरते हैं, वे विभिन्न खनिजों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अपनी रासायनिक संरचना को बदलते हैं। यह प्रपाबेन का मामला। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और गतिशील होती है। ये परिवर्तन सोने के आयनों को विद्युत रूप से तटस्थ बनने का कारण बन सकते हैं, जिससे वे स्थिर हो जाते हैं और ठोस अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं। यह बदले में सोने के परमाणुओं को एक साथ बंधने की अनुमति देता है, जिससे ठोस धात्विक सोना बनता है जिसे हम पहचानते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे सोने के छोटे छोटे कणों को एकत्रित करती है। यह प्रक्रिया समय की विशाल अवधि में होती है। धीरे धीरे पृथ्वी की पपड़ी के भीतर सोने की नसों का निर्माण करती है। लाखों वर्षों में ये नसें बड़ी और समृद्ध हो जाती हैं, जिससे हमें खनन के लिए मूल्यवान सोना मिलता है। लाखों वर्षों तक ये सोने की नसें चट्टान और तलछट की परतों से छिपी हुई गहरे भूमिगत रहती हैं। हालांकि पृथ्वी की सतह एक गतिशील जगह है जो कटाव और अपक्षय जैसी शक्तियों द्वारा लगातार नया रूप लेती रहती है। हवा, बारिश और बर्फ धीरे धीरे पृथ्वी की सतह को नष्ट कर देते हैं। समय के साथ ये ताकतें उन चट्टानों को उजागर करती हैं जो कभी गहरे भूमिगत दबी हुई थीं। जैसे ही सोने की नसों वाली चट्टानें उजागर होती हैं, वे भी अपक्षय और कटाव के अधीन होती हैं। इन नसों के भीतर का सोना, जो अब तत्वों के संपर्क में है, सोने की उस डली और गुच्छे बनने की अपनी यात्रा शुरू करता है, जिसे हम सोने की खोज से जोड़ते हैं। जैसे जैसे सोने की नसों वाली चट्टानें नष्ट होती हैं, उनमें मौजूद सोना निकल जाता है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में होती है, जिसमें प्राकृतिक तत्व जैसे हवा, पानी और तापमान में बदलाव शामिल होते हैं और नदियों और नालों द्वारा ले जाया जाता है। सोना अविश्वसनीय रूप से सघन है, जो इसे अन्य खनिजों और चट्टानों से अलग करता है। इसका मतलब है कि सोने के छोटे छोटे कण भी एक ही आकार के अधिकांश अन्य चट्टानी टुकड़ों से भारी होते हैं। यह घनत्व सोने को अन्य तलछट से अलग करने में मदद करता है। प्लेसर जमा के निर्माण के लिए यह घनत्व अंतर महत्वपूर्ण है। सोने के कण पानी के प्रवाह में अन्य हल्के कणों से पहले जम जाते हैं। जैसे ही नदियां और नाले सोने और अन्य तलछट के मिश्रण को ले जाते हैं, भारी सोने के कण पहले जम जाते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे सोने की सांद्रता बढ़ती जाती है। यह बसावट अक्सर उन क्षेत्रों में होती है जहां पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है, जैसे नदी में मोड़ या शिलाखंडों के पीछे। धीमे प्रवाह वाले क्षेत्रों में सोने के कण आसानी से जमा हो जाते हैं। समय के साथ ये क्षेत्र सोने की महत्वपूर्ण सांद्रता जमा कर सकते हैं, जिससे प्लेसर जमा बनता है। ये जमा सोने की खोज के लिए महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। ये निक्षेप अक्सर नदी तल, प्राचीन धारा चैनलों और जलोढ़ पंखों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में सोने की खोज करना एक पुरानी परंपरा है। ये बनबाराई का मतन की है जो आज भी जारी है। प्लेसर जमा सहस्राब्दियों से सोने का स्रोत रहे हैं। नदी तल में सोने की चमक को पहचानने वाले शुरुआती सोना चाहने वालों ने सोने के लिए पैनिंग का अभ्यास शुरू किया। पैनिंग एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक सोने और अन्य तलछटों के बीच घनत्व अंतर पर निर्भर करती है। प्लेसर जमा और गहरी भूमि अंडरग्राउंड नसों दोनों से सोने के निष्कर्षण के अधिक आधुनिक तरीकों में बड़े पैमाने पर खनन कार्य शामिल हैं। सोने के अयस्क को निकालने के लिए ये ऑपरेशन भारी मशीनरी का उपयोग करते हैं।
फिर अयस्क आसपास की चट्टान से सोने को अलग करने के लिए जटिल प्रसंस्करण से गुजरता है। इसमें अक्सर अयस्क को कुचलना और सोने को अलग करने के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करना शामिल है। पृथ्वी के मेंटल में अपने उग्र मूल से लेकर एक भविष्यवक्ता के पैन में अपने विश्राम स्थल तक सोना एक अविश्वसनीय यात्रा से गुजरता है। यह पृथ्वी की आंतरिक गर्मी, हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थों की शक्ति और कटाव की धीमी अथक शक्तियों द्वारा संचालित यात्रा है। इस यात्रा को समझने से हमें उस सोने के प्रति गहरी प्रशंसा मिलती है। यह केवल एक चमकदार धातु नहीं है, यह उन विशाल शक्तियों का प्रमाण है जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं और भूवैज्ञानिक समय के विशाल पैमाने पर ये शक्तियां काम करती हैं। सोने का हर टुकड़ा, चाहे वह एक चमकदार डली हो या बारीक गढ़ी हुई अंगूठी, अपने भीतर इस महाकाव्य यात्रा की कहानी समेटे हुए है।